इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी स्टडी करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट यूज किया और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा, वो समझाएंगे। तो पहले ध्यान से समझिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रिक का मतलब तो आप समझते हो बेहतर तरीके से। फोटो का मतलब यहाँ फोटान से, और फोटान से इसका मतलब है, तो फोटान में क्या होता है एनर्जी, और फोटान की एनर्जी कितनी होती है h म्यू। इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक इफेक्ट है फोटान इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस शॉर्ट टर्म में उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, फोटान के पास, फोटान प्लांक क्वांटम थ्योरी में हमने स्टडी किया था। फोटान क्या है, फोटान एनर्जी का जो ग्रुप है, जो बंडल्स है, जो डिस्क्रिएटेड एनर्जी होती है किसी भी सब्सटेंस के पास, उसका जो एनर्जी जो रिजर्व होगी वो फोटान में होती है। क्वांटा से रिलेटेड इसका हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था जिसे हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो फोटान की जो एनर्जी है E इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है, एच आपको पता है प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी आपको पता है। प्लांक कांस्टेंट 6.625 into 10 power minus 34 जूल। अगर अर्ग में इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू को आप ठीक है, तो ये h की वैल्यू है प्लांक क्वांटम या प्लांक कांस्टेंट की। म्यू क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। म्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा c बाय लेमडा। लेमडा का मतलब यहाँ वेवलेंथ से, और c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट से। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं। 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू c 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वैल्यू है। चलिए होगी। और वेवलेंथ लेमडा तो बदलता रहता है, वो उस पर डिपेंड है कि उस लाइट का वेवलेंथ क्या है, उस पर उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, या फ्रीक्वेंसी से लेमडा इनवर्स है, सीधी सी बात। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, क्या है ये, मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पर आप रेडिएशन लाइट को इंसिडेंट करते हैं। ये इंसिडेंट, ये आई लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए या फोकस्ड होना चाहिए किसी डिवाइस से। तो ये आई लाइट। लाइट के पास क्या है, लाइट के पास तो फोटान की एनर्जी है h म्यू। ठीक, ये इस पर आपने इंसिडेंट की। अब यहां मेटल, मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकती है। तो यहां मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास। ये मेटल के डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन। एक वैलेंसी सेल वाले इलेक्ट्रॉन डिजाइन किए मैंने। ये इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंसी सेल में। ठीक है, अब क्या होगा, लाइट आपने इंसिडेंट की, तो लाइट तो एनर्जी है, और एनर्जी कितनी है उसके पास, h म्यू। ठीक, ये फोटॉन की एनर्जी इस पर इंसिडेंट हो, तो ये मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको गेन करेंगे। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जब एब्जॉर्ब करता है,
तो वो कहां चल देता है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। पहले आपको समझाया है कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस को छोड़ करके चल देगा। कहां चल देगा, इधर। इधर आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, एनोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये मेटल प्लेट को आपने खुद क्या फॉर्मेशन कर लिया, कैथोड टर्मिनल की तरह यूज करता है। ये यहाँ बैटरी से कनेक्शन कर दिया, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक एनोड बन जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको कनेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिक कैथोड बन जाएगा। इस तरह। चलिए, ये बैटरी है, इधर मेटल सरफेस को आपने कैथोड की तरह यूज किया, इसको एनोड, ये पॉजिटिव है। तो देखिए, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, क्यों बनाया, जैसे ही आप लाइट इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी को गेन करेगा और फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो ये टर्मिनल एनोड है तो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से जाएगा ना पॉजिटिव टर्मिनल के साइड, इसलिए ये टर्मिनल एनोड और ये टर्मिनल। देखिए सर्किट कंप्लीट हुआ। अरे सर्किट कहां से ब्रेक था, समझिए, ये देखिए सर्किट ब्रेक हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन अगर आप इस सर्किट के अंदर यहां से यहां तक फ्लो कर दें तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हमने लाइट इंसिडेंट की मेटल सरफेस पर, और ये मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन का, मेटल सरफेस बॉटम के कोई से भी इलेक्ट्रॉन ये यहां से फ्लो करेंगे और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। इसी प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो फिनोमेना हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, करंट फ्लो हो गया। अब समझना तो इतना आसान लगता है, लेकिन इसमें क्या क्या फिनोमेना हुई है वो समझ। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले अपने एटम के पास सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व था, उसको उसका न्यूक्लियस एनर्जी देता था। इसने इससे एनर्जी को गेन किया, फोटॉन की एनर्जी को, यहां से चल दिया। यहां इलेक्ट्रॉन के पास कोई और एनर्जी थी। अब कौन सी एनर्जी है, अरे कोई भी मूवेबल होगा तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी। आपने जो एनर्जी इंसिडेंट की वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो गई, कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। पुराने जमाने में आप पढ़ चुके हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। हाफ mv², हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, m मास ऑफ सब्सटेंस एंड v वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये c जो लिखा है वही है v²। या अगर आप v यूज करेंगे यहां पर तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी है जितने से वो चलता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, हमने जो इंसिडेंट की उसने गेन की और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टोरी है। अब आप सोचे कि जब मेटल यहां से, मेटल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, फ्लो करेगा, तो इतना आसान है, चल देगा। पहली कंडीशन, ये जो मेटल है इसकी आईपी की वैल्यू लोअर होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ मेटल शुड बी लोअर। ध्यान से सुनिए, यहां कंडीशन लिखूंगा। फर्स्ट कंडीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आईपी ऑफ मेटल शुड बी लोअर, ये कंडीशन है। अब आप बोलोगे आईपी क्या होता है, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, किसी भी मेटल से हम उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी
आईपी की वैल्यू के नाम से फेमस है। आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम मेटल। जब मेटल से उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए तो वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होगा आईपी। आईपी की डेफिनेशन पहले भी आप समझे हो, किसी भी एलिमेंट के एटम से या किसी एटम से वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में जो एनर्जी यूज होती है न्यूक्लियस के अगेंस्ट, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को रोक करके रखता है, उसके अगेंस्ट हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहते हैं तो न्यूक्लियस के अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा। जो न्यूक्लियस के अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं वही उस एलिमेंट एटम की आईपी की वैल्यू होती है। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से चला जाए, बहुत फास्ट जाएगा तो फास्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी ना। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी मेटल यूज की जिसकी आईपी की वैल्यू हायर है, बहुत ज्यादा है उसकी आईपी की वैल्यू, तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको उतनी लाइट इंसिडेंट करना पड़ेगी, तब चलेगा जब उसकी आईपी की वैल्यू के इक्वल आप एनर्जी इंसिडेंट करोगे। और आप तो फिक्स अमाउंट की एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो, आप तो फोटॉन इंसिडेंट कर रहे हो, और फोटॉन के पास तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां समस्या क्या आती है कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो मेटल यूज करना पड़ेगी जिसकी आईपी की वैल्यू लोअर हो। मतलब सीधी सी बात, वो अपने इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी में रिलीज कर दे, कम से कम एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़े। तो पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हम जो एनर्जी यहां इंसिडेंट कर रहे हैं पहले उसकी वैल्यू तो पता करें। एच म्यू, आप ये फोटॉन की एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो तो फोटॉन की एनर्जी कितनी है? मान लीजिए एक एग्जांपल लेंगे आपने 100 किलो जूल एनर्जी इस पर इंसिडेंट की। ये फोटॉन के पास एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी तो डेफिनेट है, मैंने कितनी कंसीडर की? एग्जांपल समझ रहे हैं, 100 किलो जूल एनर्जी इस पर इंसिडेंट की, और मान लीजिए इसकी आईपी की वैल्यू कितनी है? इस मेटल सरफेस या मेटल की आईपी की वैल्यू क्या है? 200 किलो जूल। बताओ व्हाट हैपेंड? नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने मेटल ही ऐसी यूज कर ली जिसकी आईपी की वैल्यू हायर है। तो आईपी की वैल्यू हायर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। अब समस्या क्या? तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? द वैल्यू ऑफ आईपी ऑफ मेटल शुड बी लोअर। अब आपने फिर से वापस एग्जांपल समझते हैं, 100 किलो जूल की एनर्जी इस पर इंसिडेंट की, और आपने जो मेटल यूज की उसकी आईपी की वैल्यू क्या है? 20 किलो जूल। इसकी आईपी की वैल्यू कितनी है? 20 किलो जूल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में 20 किलो जूल एनर्जी यूज कर लेती है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जब यहां से इलेक्ट्रॉन चला तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी 80 किलो जूल। मैथमेटिक्स बायो के स्टूडेंट है, कंसेप्ट समझ में आ चुका है, या आ गया होगा कि क्या हुआ। 100 किलो जूल एनर्जी आपने ये फोटॉन की इंसिडेंट की, 20 किलो जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में निकल गई, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल से भी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। तो 20 किलो जूल तो हमने इस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में यूज कर ली, 80 किलो जूल इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के चलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 80 किलो जूल है। अब समस्या ये आती है दूसरी कहानी। ये तो आईपी की कहानी है कि आईपी की वैल्यू लोअर होना चाहिए। एक कहानी इसमें और है कि हम जब इस पर एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं 100 किलो जूल की, तो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर है वो तो सबसे पहले गेन करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉटम में बैठा है उसका क्या होगा? उसको तो सबसे बाद में एनर्जी मिलेगी ना। आपने एनर्जी को इंसिडेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को लेकर के ये चल दिया,
सबसे पहले इसी को मिलेगी तो सबसे पहले यही चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो गया एनोड के साइड। अब समस्या ये कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सभी रिलीज होंगे। तो समस्या ये आती है कि 100 किलो जूल जो एनर्जी हमने इंसिडेंट की, वो एनर्जी किसी दूसरे काम में भी खर्च होती है, दूसरे काम में भी कंज्यूम होगी। कौन से काम में कंज्यूम होगी? ये एनर्जी आई, इस इलेक्ट्रॉन को ले गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सरफेस पे था, इसको सरफेस पे लाई क्या वो एनर्जी? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी सरफेस पर लाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को भी सरफेस पर लाएगी, इस इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस पर लाएगी। इसमें भी तो एनर्जी यूज होगी। अरे जब आप इस लाइट फोटॉन की एनर्जी को इंसिडेंट करोगे तो बॉटम का इलेक्ट्रॉन भी तो एनर्जी को गेन कर सरफेस पर आएगा और फिर चलेगा। तो यहां पर दो काम में एनर्जी व्यय होती है, ये चला। बट ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, बॉटम टू सरफेस, इसमें भी कुछ रिक्वायर्ड एनर्जी होगी। उस एनर्जी का नाम क्या होता है? सुनिए, उस एनर्जी का नाम होता है फाई। क्या बोलते हैं उसको? फाई। और इसका नाम क्या है? वर्क फंक्शन एनर्जी। वर्क फंक्शन एनर्जी। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्या समझाया मैंने कि जब हम इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सरफेस का इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिक चल देगा, बट बॉटम के इलेक्ट्रॉन को पहले सरफेस पे लाना पड़ता है। बॉटम टू सरफेस में कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाने में कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। उस एनर्जी को क्या बोले? यहां से यहां तक की जो एनर्जी है उसका नाम होता है वर्क फंक्शन एनर्जी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। साइन है, फाई से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब समस्या ये कि हमने जो एनर्जी इंसिडेंट की थी 100 किलो जूल, वो यहां से यहां तक आने में जो एनर्जी वेस्टेज हुई, जो एनर्जी कंज्यूम हुई, उसका नाम है वर्क फंक्शन की एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रॉन चला, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब हम जो 100 किलो जूल एनर्जी यहां इस पर सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से मान लीजिए 20 किलो जूल एनर्जी इसमें वेस्टेज हुई इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक लाने में, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेकर के चला? आंसर वही है फिर से। अरे इलेक्ट्रॉन की यहां से यहां तक एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई बॉटम से सरफेस तक इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने में? 20 किलो जूल। तो इलेक्ट्रॉन लेकर के तो 80 किलो जूल ही चला ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी प्रोड्यूस होती, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय, वो एक्सचेंज होती रहती। तो समस्या ये है कि हम ये जो फार्मूला रन करेंगे, 100 किलो जूल एनर्जी आपने इंसिडेंट की, मतलब आपने एनर्जी कितनी इंसिडेंट की? ध्यान से समझिए, आपने एनर्जी ये इंसिडेंट की एच म्यू, ये किसके इक्वल है? इसका टोटल क्या है? इसका टोटल होता है एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है इसका। बात समझ में आ गई होगी कि जो हम एनर्जी इंसिडेंट करते हैं वो दो चीजों का टोटल है, दो कंसेप्ट का टोटल है, दो फैक्टर का टोटल है। एक, इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस तक भी वही एनर्जी लाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो भी वही करेगी। तो यहां से यहां तक काइनेटिक एनर्जी, यहां से यहां तक वर्क फंक्शन की एनर्जी, बस यही एनर्जी हमने इंसिडेंट की है। ठीक, ये फार्मूला है। अब आपको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करना है। क्या करोगे? काइनेटिक एनर्जी पता करना है तो वर्क फंक्शन की एनर्जी को इससे माइनस कर दो, जो आपने इंसिडेंट किया, आंसर आ जाएगा। सिंपल सी थिंग है, कोई ज्यादा उसमें। तो दूसरी कंडीशन क्या बनी? दूसरी कंडीशन बनती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि जो हम फोटॉन की एनर्जी इंसिडेंट करते हैं
उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन की एनर्जी से ग्रेटर होना चाहिए। द इंसिडेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की एनर्जी से ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन चलेगा। अगर आपने क्या किया, 100 किलो जूल एनर्जी के बजाय कितनी एनर्जी सप्लाई की, आपने तो केवल 20 किलो जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, और इस एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन बॉटम से निकल के सरफेस तक किया था, तो कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या है, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी। ये सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन लाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया, पुराने साइंटिस्ट ने किया। उसने क्या किया, लाइट इंसिडेंट की। लाइट इंसिडेंट की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट में कई दिनों का टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि पहले ही दिन ये एक्सपेरिमेंट हो गया होगा। एक साइंटिस्ट ने इस पर लाइट इंसिडेंट की, मेटल उसको सही मेटल यूज ना की, तो आईपी की वैल्यू हायर हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन थी बाद में, आईपी की वैल्यू मेटल की शुड बी लोअर एज कंपेयर टू इंसिडेंट वैल्यू। इंसिडेंट वैल्यू से आईपी की वैल्यू लोअर होना। दूसरी समस्या ये आई कि इलेक्ट्रॉन बॉटम से सरफेस तक आने में जो एनर्जी यूज हो रही वर्क फंक्शन की, उतनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट कोई साइंटिस्ट करता रहा तो नथिंग है, कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बॉटम से निकल के सरफेस तक आ जाएंगे, यहाँ एनोड की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। तो कंडीशन दो बनी कि एक ये और एक ये। तीसरी कंडीशन क्या है कि जैसे आपने एक बल्ब यूज किया, लाइट आई, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हुआ, आपने दो बल्ब यूज किए, अरे लाइट का सोर्स यूज करना पड़ेगा ना, ट्यूब लाइट लीजिए, बल्ब लीजिए और एनी अदर। अगर आपके पास सन है तो सन को लगा दीजिए, एक को, दो, तीन, जितने भी। यहां पर आपने लाइट का सोर्स लगाया, उससे लाइट इंसिडेंट एक लगाया, एक बल्ब, आपने दूसरा बल्ब लगाया, मतलब इंटेंसिटी, आपने लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको डबल कर दिया। पहला एक बल्ब था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो चुका है, आपने दो बल्ब कर दिए, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को डबल कर दिया। तो यहां ऑब्जर्वेशन क्या किया साइंटिस्ट ने, नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना था उतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है। आप कितने भी बल्ब लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा अगर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आप इंसिडेंट ना करें, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं है। यहाँ पे एक बल्ब 10 बल्ब 50 लगा दीजिए, अगर आप रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इंसिडेंट ना करेंगे तो बल्ब कितने भी इंक्रीज करते रहिए, नथिंग हैपन। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अरे एनर्जी के फार्मूले में क्या है, एच तो प्लांक कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी तो है, मतलब लाइट या जो ये लाइट की एनर्जी है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फार्मूले में देखो, E इक्वल टू एच म्यू। लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होती है, नॉट इंटेंसिटी। तो समझाने का मतलब ये है कि आप इंटेंसिटी को इंक्रीज मत करिए, आपको अगर इंक्रीज करना है तो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी को डबल करिए। फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे लाइट की, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंक्रीज होगा। ये तीसरी कंडीशन यहां लिखूंगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन intensity of light. Photoelectric effect does not depend upon intensity of light. तो किस पर डिपेंड है,
ओनली डिपेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है। आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करिए, ऑटोमेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ जाएंगे। ये 3 कहानी हुई। अब चौथी कहानी, अगला साइंटिस्ट आया आइंस्टाइन। बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया का, वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा करके गए हैं, लेकिन हमने शपथ ली है कि हम नहीं सुधरेंगे। तो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है, उसने भी इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी की। प्लांक क्वांटम थ्योरी, उसकी स्टडी की, और फिर अपना नया ऑब्जर्वेशन दिया। पुराने टाइम में साइंटिस्ट ये मानते थे कि यहां से हमने एक फोटॉन इंसिडेंट किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ऐसी ये ओल्ड फैशन की स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी पुराने टाइम की? यहां आपने एक फोटॉन इंसिडेंट किया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा। ये थ्योरी गलत हो गई। आइंस्टाइन ने इसको करेक्ट किया, बोले ऐसा नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर आप एक फोटॉन यहां इंसिडेंट करोगे तो उसमें फिक्स एनर्जी होगी, बट उसमें से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को बॉटम से सरफेस पे लाने में खत्म हो रही, फिर इलेक्ट्रॉन उतना थोड़ी चलेगा। तो ये कहानी फिर से चेंज हुई आइंस्टाइन के बाद। क्या चेंज हुई? नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। पहले की कहानी क्या थी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन के इक्वल होते हैं। नहीं, क्या करेक्शन हुआ फिर कि हम नंबर ऑफ फोटॉन जितने इंसिडेंट करेंगे उसमें से कुछ एनर्जी तो, अरे वर्क फंक्शन की एनर्जी में गायब हो गई ना, तो उतने इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे क्या? उससे तो कम ही होंगे ना। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आई कि नंबर ऑफ, फोर्थ कंडीशन, नंबर ऑफ फोटॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटॉन हम जितने इंसिडेंट करते हैं उसके इक्वल कभी भी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन के नंबर नहीं होंगे, उससे लेस ही होंगे। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले इसको हम नोट करेंगे सारी स्टोरी को, और फिर मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा कि हम जब इस पे लाइट इंसिडेंट करेंगे तो यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा या नहीं। क्यों? कि आपको यहाँ पर इंसिडेंट लाइट की वैल्यू, इंसिडेंट फोटॉन की वैल्यू हायर रखना पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा। अगर आपने यहाँ इमिटेड वैल्यू लोअर रखी तो ये फोटॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन पॉसिबल नहीं है। तो उसका न्यूमेरिकल करके समझेंगे। पहले इतनी सारी स्टोरी नोट करिए। यहां पर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वो इंसिडेंट वैल्यू गिवन रहेगी न्यूमेरिकल में कि उसने लाइट को कितना इंसिडेंट किया। मान लीजिए उसने ऐसा आपको बोला 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की जो यूनिट यहां गिवन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2.13 इलेक्ट्रॉन, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसने इंसिडेंट। सर सनाया को 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने इस पर इंसिडेंट की। अब हमको पता नहीं कि इसमें से फोटो इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं। वो आपको दूसरी चीज क्या देगा? इफ द वर्क फंक्शन एनर्जी, वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल इक्वल टू 4.16 जूल। अब यहां कहानी बदल दी उसने।
यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वहां क्या दे दिया, जूल। ठीक है, ये उसकी वर्क फंक्शन की एनर्जी है, इतनी 4.16 जूल। ठीक है, और यहां अपने को दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो भी वैल्यू होगी वर्क फंक्शन की एनर्जी, सपोज आपको उसने जूल में दी, जैसे ये मेटल की वर्क फंक्शन की एनर्जी है जूल में 4.16। अब इधर जो एनर्जी गिवन थी उसको हमने रिप्लेस किया, हमें एनर्जी के बारे में पता नहीं है, उसने तो केवल एनर्जी को भी गायब कर दिया और बोल दिया 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ की लाइट इस पर इंसिडेंट की, और हमारी समस्या को, प्रॉब्लम को इंक्रीज कर दिया। उसने बोला यहां पर लाइट का जो वेवलेंथ है वो 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो बताइए फोटो इमिशन होगा या नहीं, वो वर्क फंक्शन की एनर्जी। ठीक है, तो हम पहले क्या पता करें, इस लेमडा से एनर्जी पता करें। तो लेमडा से एनर्जी कैसे पता होगी, आइए, E इक्वल टू hc/लैम्डा, ये एक फार्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने का। ये आया कहां से, पहले ये समझ लें। तो ये आया कहां से, E इक्वल टू h म्यू, ये तो फार्मूला सुना है आपने, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू h म्यू। h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो आपको पता है, फार्मूले में अभी लिखेंगे। म्यू की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, म्यू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती, c बाय लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 2, म्यू की वैल्यू पुट अप करो यहाँ, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये आ गया फार्मूला। वही फार्मूला मैंने वहां लिखा है। अब यहां पर सारी वैल्यू पुट अप करेंगे और एनर्जी पता करेंगे। एनर्जी जूल में आएगी, तो देखते हैं जूल में कितनी आती है। E इक्वल टू ये h की वैल्यू क्या होगी जूल में, 6.625 10 पावर माइनस 34। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, चलिए दिख रहा है सबको। E इक्वल टू h की वैल्यू पुट अप की हमने 6.6 दिस 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और ये 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग में वैल्यू पुट अप कर दी। ये सारी वैल्यू जूल में है, वो मीटर में है, तो इस आर्मस्ट्रॉन्ग को भी मीटर में आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ कहानी होती है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये इनका रिलेशन है, नोट कर लेना अलग से। अब वहां मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा 10 पावर माइनस 10, ये कन्वर्जन हो गया इसका मीटर में। सेम यूनिट में सारी चीजें कन्वर्ट हो। अब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस की 10 पावर माइनस 34 से बचा माइनस 24, और यहां पर माइनस 24 से इसको कैंसल करोगे, चलो 3 पावर ये भी तो है, ये 10 की पावर 3 ये भी कैंसल करिए, तो यहाँ क्या बचेगा 21। अब 21 को 8 से कैंसल करिए, क्योंकि 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 वो उसमें शामिल है। क्या करें भाई बोलो, इसका मेरे को आंसर लाके बताओ। 6.6 इसका मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता, ये हो जाएगा 19.8, इसका और इसका मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप मेरे को इसका पावर का आंसर बता दीजिए, कितनी पावर में यूज करूं, कितनी पावर यूज करना है बोलिए। कितनी पावर यूज करना है, -30। चलिए
यहां पर 10 की पावर -13, ये आंसर आ गया जूल में। किसमें आंसर आया? जूल में। ये एनर्जी कौन सी है? ये एनर्जी वो है जो हमने इंसिडेंट की। अब आपको उसने क्या दिया कि यहां पर वर्क फंक्शन की एनर्जी थी मेटल की। यहां बदलूंगा थोड़ा सा, जैसे उसने लिखा 4.16 इंटू 10 पावर -13 जूल। ये वर्क फंक्शन की एनर्जी दे दी आपको। पावर सेम होगी तभी अपना कंसेप्ट यूज होगा। तो यहां पर समस्या क्या है? देखिए, ये इंसिडेंट एनर्जी है और ये उसकी वर्क फंक्शन की एनर्जी। तो आपको आंसर देना है दोनों को देख करके। दोनों को मैं अंडरलाइन कर देता है। ये इंसिडेंट एनर्जी है मेटल सरफेस पर, यहां आई है, और ये उसकी वर्क फंक्शन की एनर्जी है। तो बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल है या नहीं? आंसर आपको देना है। इंसिडेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एनर्जी ऑफ मेटल। इट मींस आपका आंसर होगा कि फोटो इमिशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने इंसिडेंट वैल्यू जो है एनर्जी की, उसकी वैल्यू 19.8 है और यहां पर वर्क फंक्शन की एनर्जी 4.16 है। तो तय फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। अब दूसरा वो क्वेश्चन पूछेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताइए कितनी। क्या करोगे? इस वैल्यू से माइनस कर लीजिए, वही तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चलेगा, तो माइनस कर लीजिए। ये आ गया -4.16 इंटू 10 पावर -13। जो इसमें से आप माइनस करोगे वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। नोट करिए। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे पहले ये तो समझे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। कंसीडर करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। वैसे तो आप 9th-10th में सभी स्टडी करके आए हैं और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन सबको आती है। ये एक कोई बीकर है आड़ा तिरछा, इसमें हम उसी लिक्विड की बात करेंगे जिसको हम पहचानते हैं, जो अभी हमारे पास रखा हुआ है, जिसका नाम है वाटर। अब ये जो वाटर है, फार्मूला वाटर का H2O होगा। वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फेस में होता है और जब इसको आप सॉलिड फेस में कन्वर्ट करते हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी फेस को चेंज कर लेता, मतलब वो लिक्विड फेस से कहाँ चला जाता है? सॉलिड फेस में। वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और इसको आप केल्विन में कितना बोलते हो? केल्विन में इसको बोलते हो 273 केल्विन। इसको हटा देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। मतलब वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझिए ध्यान से, वो सॉलिड फेस में चला जाएगा, लिक्विड फेस। अब ये हम जब इसको कंसीडर करेंगे तो कुछ सिंबॉलिक मीनिंग में कंसीडर करना पड़ेगा। वाटर क्या है? वाटर है प्योर सॉल्वेंट। क्या है वाटर? प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या कंसीडर करोगे? T0 F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री इसलिए यूज करते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का सिंबल है, T फॉर टेम्परेचर। आगे बात समझ में? अब इसमें हम क्या मिक्स करें? सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए आपको कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करना पड़ेगा। ये आपने मिक्स कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, NVS को मिक्स किया, क्या फॉर्मेशन कर लिया आपने? अरे आपने फॉर्मेशन कर लिया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब ना तो आपको सॉल्यूट के पार्टिकल इसमें अलग से दिखाई देंगे,
ना ही सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन है। बट सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं? 2। एक कौन है? प्योर सॉल्वेंट, और दूसरा कौन आ चुका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कितने ग्राम मिक्स किया आपने? WB ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया, जिसका मोलर मास क्या है? MB। ये कंसीडरेशन है, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। WB ग्राम आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया। कहानी को समझिए, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज डिक्रीज containing non-volatile solute according to Raoult's law। Raoult's law के अकॉर्डिंग प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। इस स्टेटमेंट को कोई भी गलत नहीं कर सकता। हमें यहाँ वेपर प्रेशर से मतलब नहीं, हमें फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब। अब यहाँ की स्टोरी समझिए। प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर कितना था? P0 है, होगा, अपने को यहाँ कोई मतलब नहीं। हमें उसके फ्रीजिंग पॉइंट से मतलब। कितना है फ्रीजिंग पॉइंट? P0 है, मतलब 0 डिग्री, या केल्विन में बोलोगे 273 केल्विन। अब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब ये सॉल्यूशन 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा। कैन नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूशन 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं होगा, तो कितने पर होगा? एलिवेट होगा कि डिक्रीज होगा? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, डिप्रेस होगा, और कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 0 से कोई माइनस में जाएगा, 0 से कोई डिक्रीज होगा तो माइनस जाएगा। मान लीजिए ये कहाँ चला गया? -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब फ्रीज होगा। तो आपको पता चल गया कि 0 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ चला गया सॉल्यूशन का? -5 पे। इसी का नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, या इन जनरली आपको पता है, जब भी आप सी वाटर को देखते हैं नेचर में, जब भी सी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, वो कभी भी अपनी लिक्विड फेस से सॉलिड फेस में नहीं आता। -20 -30 डिग्री सेंटीग्रेड जब सी वाटर का टेम्परेचर होता, तब लोअर लेवल का वाटर उसमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। बट अपर लेवल में वो जो आइस है वो फ्लोट करने लगती है, ऊपर आ जाती है, और डाउन साइड का जो वाटर है सी लेवल, डाउन साइड का सी लेवल वो लिक्विड स्टेट में ही होता है, इसलिए उसके सारे एनिमल उसमें जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये आई कि फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन के केस में डिप्रेशन होता है। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको सिंबॉलिक मीनिंग में कंसीडर करेंगे, तो -5 डिग्री को क्या माने? TF, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो इसका डिप्रेशन होगा। तो कैसे पता करोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डेल TF। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता करोगे? टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तब डेल TF पता चलेगा। और ध्यान रखिए एग्जाम में आपको वो उलझाएगा। कैसे? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? अरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो माइनस वैल्यू में आएगा, क्योंकि वो 0 से माइनस होता वाटर के केस में। और अगर मान लीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा, तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये लिखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पॉजिटिव आंसर आएगा, कितना डिप्रेस हुआ। लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस साइन से आएगा, क्योंकि आप उसको 0 से माइनस करें। चलिए आगे बढ़िए। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का केस हम स्टडी कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे जैसे हम यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इट मीन्स इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? वो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है। लेकिन एग्जाम में आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछे कि क्या फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आंसर देना नहीं, इट इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी लिक्विड। किसी भी लिक्विड के लिए फ्रीजिंग पॉइंट उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है दुनिया में। दुनिया का हर इंसान इसको जानता है। ये आप 1000 बार एक्सपेरिमेंट करिए ऑन बेसिस ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू है तो चेंज क्या होता है? अरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ है, वो डिप्रेस होता है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, तो आपको आंसर देना है नहीं। क्या फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? आंसर होगा नहीं। बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपसे क्वेश्चन पूछे बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, हाँ है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट बॉइलिंग पॉइंट नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात? यहां से एक 2 मिनट, 2 मिनट वेट करिए, क्योंकि हमारे पास जो चार्जर है मोबाइल का, चलिए भाई फिर से बात करेंगे उसी को। हम बात कर रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जब प्योर सॉल्वेंट का कैलकुलेट करोगे तो वहां सॉल्यूशन कहाँ है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, नंबर ऑफ आयंस। जितने सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयन मैक्सिमम होंगे उसी तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो वापस से बात करते हैं, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आ जाइए बोर्ड पर वापस। कहाँ थे हम? del TF equal to T naught F minus TF on basis of experiment. Del TF is directly proportional to the molality of solution. सॉल्यूशन की मोलैलिटी पर वो डिपेंड है। कांस्टेंट पुटअप करिए, del TF इक्वल टू KF इंटू एम। कल मैंने KB पुटअप किया था, आज मैंने KF पुटअप किया, और KF का आंसर क्या है यहाँ साइड में लिखूंगा। KF एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। कल बॉइलिंग पॉइंट का KB कांस्टेंट यूज किया था, उसका नाम होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इन दोनों के NCERT में अलग से नाम लिखे, उनको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में ये दूसरे नाम से भी आ जाता है। चलिए इसका फार्मूला क्या होगा? वही होगा जो कल था, RT स्क्वायर अपॉन लेटेंट हीट ऑफ आइस। लिक्विड स्टेट से आइस को कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी यूज होती है? वो होती है लेटेंट हीट ऑफ आइस इंटू 1000। कल वाला ही फार्मूला है। इससे KF की वैल्यू पता करते हैं, और वाटर के लिए KF की वैल्यू क्या होगी न्यूमेरिकल में? कितनी वैल्यू आपको वो देगा? 1.86 मोल इनवर्स केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। KF कांस्टेंट है, बट मोलैलिटी का फार्मूला क्या है? यहाँ लिखूंगा, del TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला del TF को कैलकुलेट करने का आया।
एग्जाम में डेल टी एफ की वैल्यू देगा, बोलेगा नहीं मेरे को तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास पता करके बताओ, तो एम बी को इधर ले आना, एम बी इक्वल टू के एफ अपॉन डेल टी एफ into WB upon WA 1000 अपॉन, देखना भाई कहीं गलती तो नहीं की, चलिए सही है। एम बी कैलकुलेट करेंगे के एफ अपॉन टी एफ, ये इधर आ जाएगा, WB अपॉन WA इंटू 1000। ये फार्मूले से आप क्या पता कर सकते हो, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखिए, अगर उसने बोला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, उसका नाम नहीं प्रोनाउंस किया, तो आपको वांटा फैक्टर यूज नहीं करना है। उसने बोला यूरिया का सॉल्यूशन है, उसने बोला ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उसने बोला फ्रक्टोज का सॉल्यूशन है, उसने बोला सुक्रोज का सॉल्यूशन है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें भी आपको वांटा फैक्टर को यूज नहीं करना है। बट उसने अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात की, लाइक NaCl, NaCl का सॉल्यूशन है, KCl का सॉल्यूशन है, Na2SO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, या K4FeCN6 का सॉल्यूशन है, तब आपको बिना बोले उसके वांटा फैक्टर को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर फार्मूले में ध्यान से समझिए, वो वांटा फैक्टर आई फैक्टर की वैल्यू पुटअप करना है, तब आंसर डेल टी एफ का करेक्ट आएगा। और एम भी पता करना होगा, तो आपको आई फैक्टर यहाँ पुटअप करना पड़ेगा। एक आई फैक्टर फिर से कैलकुलेट करके बता देता, जैसे K2SO4 का सॉल्यूशन दिया और उसने कुछ भी ना बोला, तो आपको 100% डिसोसिएशन मानना है। क्या कंसीडर करना है? 100% डिसोसिएशन। वांटा फैक्टर आई फैक्टर इक्वल टू, फार्मूला बनेगा 1+2 अल्फा। 3 आयन है, ये फार्मूला होता है 1+2 अल्फा। अल्फा क्या है? 100%, 1+2 × 1, आंसर बना 3। ये वांटा फैक्टर की वैल्यू 3 आई। 100% डिसोसिएशन है, तो ये मान के चलिए जितने नंबर ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट में होंगे वो उसका वांटा फैक्टर बन जाएगा। ज्यादा दिमाग वेस्टेज करने की आवश्यकता नहीं है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की स्टोरी खत्म हुई, इसको आप नोट करिए और मैं डिक्टेट कर देता आपको।